Student. Hello student, good morning. Yesterday I completed fourth unit named chemical bonding. In this next unit 5, I will start states of matter. Before that, Rod O'Connor what said I will explain here. The snowflake falls, it lays not long, its feathery grasp on the mother earth. A sun return it to the vapors whence it came, or it vapors tumbling down the rocky slope. इस कोटेशन में रोड कॉर्नर ने वाटर के तीनों स्टेट को बताया है. स्नोफ्लैक फॉल्स, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े जो है गिरते हैं अर्थ पे, बहुत देर तक पड़े नहीं रहते, एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, और जब सनलाइट आती है तो क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, या फिर उसके बाद बारिश की बूंदों के साथ पत्थरों पे गिरने लगते हैं. ये तीनों स्टेट सॉलिड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, जो जनरली हम लोग जानते हैं. वैसे तो 5 स्टेट ऑफ मैटर्स हैं. ओके. अब ये व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर. इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों पढ़ें हम इसको, क्या ज़रूरत है इसकी पढ़ने की, इस चीज़ को देखना होगा. अगर हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें पता लगेगी. एक तो हम एग्जिस्टेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में जान पाएंगे इन टर्म ऑफ द बैलेंस बिटवीन इंटर मालिकुलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. दूसरी बात क्या जानेंगे, लॉ गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस. ये भी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे हमें अगर इसको पढ़ते हैं तो. और अप्लाई गैस लॉ इन वेरियस रियल लाइफ सिचुएशन. अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में हम जो है कि गैस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं. बिहेवियर ऑफ रियल गैस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. डिस्क्राइब कर सकते हैं कंडीशन रिक्वायर्ड टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, कैसे गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है. रियलाइज कर सकते हैं कि देयर इज कंटिन्यूटी इन द गैसियस एंड लिक्विड स्टेट, and differentiate between the gaseous state and vapor state. What is different between gas and vapor? Okay. Explain properties of the liquid term of the intermolecular attraction. इतनी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जान पाएंगे. ओके. अभी जो हमारा पिछला चैप्टर बीता है, प्रीवियस यूनिट की जो हम लोगों ने स्टडी की, उसमें हमने प्रॉपर्टी पढ़ी रिलेटेड टू सिंगल पार्टिकल ऑफ मैटर. हम एक मैटर, एक पार्टिकल से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़े. एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी, मॉलिक्यूलर शेप एंड पोलैरिटी. Most of the observable characteristic of the chemical system with which we are familiar represent the bulk property. हम यहाँ जो मैटर की बात करेंगे तो बल्क की बात करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर एक एटम की बात नहीं करेंगे. यहाँ पे बल्क वाली बात होती है. ओके. प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड आयंस और मॉलिक्यूल्स. ओके. एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे. एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड डज नॉट बॉयल बट बल्क ऑफ बॉयल. हम लोग पानी अगर गर्म करते हैं तो क्या वाटर का एक मॉलिक्यूल हम गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं? नहीं. दूध गर्म करते हैं तो क्या एक पार्टिकल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल लेते हैं? नहीं. हम बल्क में बॉयल करते हैं. और ऐसा हो नहीं सकता कि एक मॉलिक्यूल वाटर का
हमें वेट कर दे, भिगो दे। अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करें तो वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हमें नहीं भिगो सकता है। हम कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे। वाटर तीनों स्टेट में, अभी हमने ऊपर की लाइन में कोटेशन में पढ़ा, वाटर एग्जिस्ट इन आइस, सॉलिड एंड लिक्विड, और इट कैन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एज ए वाटर, वेपर और स्टीम। ये वाटर की कहानी है। ये वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है और गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट, स्टीम में भी मिल सकता है। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, समझने वाली बात है, ध्यान देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम आर वेरी डिफरेंट। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की कहते हैं बात, तो आइस और वाटर और स्टीम की डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देख लीजिए, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। स्टीम में कम है, उससे ज़्यादा वाटर में है, उससे ज़्यादा आइस में है। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी, तो एक मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट स्टेट में क्या है, डिफरेंट है। इन ऑल दीज थ्री स्टेट ऑफ वाटर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर रिमेन सेम। ओके, केमिकल कंपोजिशन सॉलिड स्टेट में भी, यानी आइस में भी वाटर का कंपोजिशन H2O है, वाटर लिक्विड में है तो वो H2O ही है, स्टीम में है तो भी वही है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री स्टेट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, यही चीज हम दूसरों के लिए भी लगा सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए हमने वाटर को ले लिया था। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, अगर हम देखें तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस डू नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट। कहने का मतलब है कि अगर आइस मेल्ट करके वाटर हो गया, वाटर स्टीम बन गया, तो H2O ही रहेगा हर स्टेट में। लेकिन बट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। तो वेपर स्टेट में है अगर, तो हाईली रिएक्टिव हो सकता है। लिक्विड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, तो डिफरेंट टाइम डिफरेंट पड़ेगा ना। ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है। तो हम आ गए धीरे धीरे अपने टॉपिक पे। उससे पहले हम कुछ इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे। वी विल लर्न अबाउट द थ्री स्टेट, फिजिकल स्टेट, लिक्विड, गैस, लिक्विड, गैसेस स्टेट एंड सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर। मेनली हमें यहाँ पे लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना है, सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ना है। और इससे पहले हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को समझेंगे पहले, कि कैसे लिक्विड स्टेट में रहते हैं, कैसे गैस स्टेट में चले जाते हैं। मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन को जानेंगे। इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बैलेंस होता है स्टेट ऑफ सब्सटेंस के बीच में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ओके, अब ये फोर्स कैसा हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है और रिपल्सन हो सकता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इंटरैक्टिंग particles. Okay, these term याद रखना होगा, these term do not include electrostatic force that exists between two oppositely charged। हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ना है। ओके, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग ने पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे है कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक तो यहाँ पे होता है
अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नोन एज वंडर वॉल्स फोर्सेस, लैंडन फोर्स भी कहते हैं इसको। और ये वंडर वाल ऑनर में दिया गया है जो डच साइंटिस्ट हैं जोहान्स वॉन डर वॉल्स, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर थ्रू दीज फोर्सेस। इस फोर्स की मदद से ये बताया गया कि किस तरह से रियल गैस डेविएशन शो करता है आइडियल गैस से। इसी यूनिट में हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम आज बात करते हैं वंडर वाल फोर्स के बारे में। ओके, वैरी considerably in magnitude and including the dispersion forces and London forces. It is, यहाँ पे हम लंदन फोर्स भी पढ़ेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स पढ़ेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स पढ़ेंगे। इतने हमारे यहाँ पे जो है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अब इन पर्टिकुलरिटी में देखा जाए तो डाइपोल डाइपोल जो टाइप का स्ट्रॉन्ग टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वह हाइड्रोजन बॉन्ड में है। अभी देखेंगे यहाँ पे। तो हम पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। ओनली फ्यू एलिमेंट कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। हमने लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ा कि वहाँ पे हमने पढ़ा था फोन मीन्स ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और इनसे जो डाइपोल इंटरेक्शन होता है बहुत स्ट्रांग होता है। देयरफॉर इट इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट कैटेगरी। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को हम एक अलग कैटेगरी में लेते हैं। खैर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, क्या प्रॉपर्टी है, सारा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जब भी हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बंधा होता है कोवेलेंटली, वो नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास जाता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास, तो वहाँ पे एक तरह का अट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक नया फोर्स डेवलप होता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इसके लिए हमने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा था। ओके, अब इसमें हम आते हैं सबसे पहले डिस्पर्सन फोर्स के ऊपर। ये सबसे पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये हमारा है डिस्पर्सन फोर्स और लैंडन फोर्स। एटम एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल एंड हैव नो डाइपोल। कोई भी अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वहाँ पे कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, जैसे Cl2 है। अब Cl2 के बीच में कोई भी जो है कि डाइपोल नहीं क्रिएट होगा, सिमेट्रिकल हो गए ना। देयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट एक मोमेंटली जो है डाइपोल में डेवलप, मोमेंटली मीन्स थोड़े ही समय के लिए। इवन सच एटम एंड मॉलिक्यूल, बहुत थोड़े समय के लिए एक डाइपोल आता है मगर फिर गायब हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज एटम ए है एंड एटम बी है। ओके, क्लोज विसिनिटी में एक दूसरे के पास है। तो हम क्या जानते हैं कि अगर ये पूरा सर्कुलर होता है, न्यूक्लियस बीच में होता है और न्यूक्लियस यहाँ बीच में होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होते जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला आया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो प्लस इधर आ गया। फिर तो एक थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे एक डाइपोल एग्जिस्ट हुआ है। ओके, पहले हम इस वाले में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, टेम्पोररी डाइपोल ऑफ एटम ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर।
Similarly, temporary dipole are induced in molecule also. These forces of attraction was first proposed by German physicist Fritz London. Therefore, name is London force. Reason for force of attraction between two temporary. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहले फर्स्ट वाले पे हम स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. अब अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो अगर ये पास पास आएंगे तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिपल्शन होगा. अब ऐसे में इधर की तरफ डायपोल शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डायपोल बनेगा. इंस्टेंटेनियस बहुत क्षण भर के लिए डायपोल बनेगा ये. अब यहाँ पे इस तरह से हुआ तो यहाँ पे भी रिपल्शन के कारण ये इंड्यूस हो जाएगा. तो एक में डायपोल बना, दूसरे में डायपोल बन गया, और तीसरे में यहाँ पे हमने देखा कि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेफ्ट साइड में चली गई और यहाँ पे इंड्यूस डायपोल हो गया. तो ये फोर्स डिस्पर्स किया है, भले ही थोड़ी देर के लिए डिस्पर्सन हुआ है, ठीक है, भले ही थोड़ी देर के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे जो डायपोल यहाँ पे ये बना, ये एक तरह से डायपोल है. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, चाहे कैसे भी, चाहे इंड्यूस होकर के हो गया हो, चाहे रिपल्सन से हो गया हो, ठीक है. डायपोल इज नोन एज लैंडन फोर्स, अनदर नोन एज डिस्पर्शन फोर्स. दीज फोर्सेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, याद रखना पड़ेगा. दीज फोर्सेज आर always attractive and interaction energy is inversely proportional to the sixth power of the distance between the two interacting particle. दो इंटरेक्टिंग पार्टिकल के बीच की जितनी डिस्टेंस होती है उसके 1/6 या 1/r6 स्क्वायर के r के पावर 6 के बराबर होती है. ये जो फोर्स होते हैं बहुत शार्ट डिस्टेंस तक लिए काम करते हैं. ओके, ओनली एट शॉर्ट डिस्टेंस नियर अबाउट 500 पिकोमीटर, एंड देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल्स. पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल, कितना पोलराइजेबिलिटी है उसके अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है. ये हो गया हमारा लंडन फोर्स, जो कि मॉलिक्यूल के बीच में होता है, न्यूट्रल एटम के बीच होता है, जहाँ पहले सिमेट्री होती है और वो सिमेट्री धीरे धीरे चेंज होती है. थोड़े क्षण के लिए वहाँ पे डायपोल इंड्यूस हो जाता है या डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट अब हम आते हैं लंडन फोर्स के बाद डायपोल फोर्स पर आते हैं. डायपोल फोर्स पे आते हैं. डायपोल फोर्स act between the molecules possessing permanent dipole. अब ये डायपोल वहाँ होता है जहाँ पे डायपोल परमानेंट है. एंड ऑफ द डायपोल possess पार्शियल चार्ज, और ये भी जानते हैं कि कंप्लीट चार्ज नहीं, पार्शियल चार्ज. एंड दीज चार्जेस आर डिनोटेड बाय डेल्टा. जो पार्शियल है, पार्शियल वर्ड के लिए हम यहाँ पे डेल्टा यूज करते हैं. पार्शियल चार्ज जो होता है हमेशा लेस होता है. पार्शियल चार्ज आर ऑलवेज लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से हमेशा कम होते हैं. ओके, और ये जो पोलर डायपोल बन गया मतलब पोलर मॉलिक्यूल हो गया. इंटरैक्ट विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल, पड़ोसी जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे इंटरैक्ट होता है. हम इसको स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं. ओके, ये जो यहाँ पे डायपोल दिख रहा है HCl में, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड में 2 HCl मॉलिक्यूल के बीच में देख सकते हैं. यहाँ पे इंटरेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्गर है लंडन फोर्स से, लेकिन यहाँ पे आयनिक इंटरेक्शन से तो कमज़ोर है, बहुत वीक है. यानी लंडन फोर्स से स्ट्रॉन्ग है मगर आयनिक इंटरेक्शन से क्या है, वीक है. डायपोल कैसा एग्जिस्ट हुआ,
यहाँ तो कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, लेकिन जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो उसने पूरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर दिया, पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करने की वजह से यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ गया और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हो गया। तो अब ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी वही कंडीशन होती है, ये इंटरेक्शन जो होता है 1/r⁴ के बराबर होता है, और ये r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोलर मॉलिक्यूल के बीच की दूरी है। ओके, अब बिसाइड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पोलर मॉलिक्यूल कैन इंटरेक्ट बाय लंडन फोर्स आल्सो। जो मॉलिक्यूल है पोलर वो लंडन फोर्स से भी इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, thus the cumulative effect is that total of the intermolecular forces in the polar molecule increases। इस तरह से पोलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो हमने दो फोर्स देख लिए, एक लैंडन फोर्स देख लिया जो कि प्योरली मॉलिक्यूल के बीच में, एक डाइपोल फोर्स देख लिया जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड तो है मगर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर से इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह शिफ्ट किया है, पूरी तरह से गया नहीं है, नहीं तो बॉन्ड टूट जाएगा। और न जाने की वजह से पार्शियल चार्ज जिसको हम डेल्टा से दिखाते हैं वो बन गया उसके ऊपर, और इस तरह से एक परमानेंट डाइपोल हमें दिख गया जो कि पार्शियली डेवलप किया है, और इसके बीच में इंटरेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है जो लैंडन फोर्स से ज़्यादा होता है मगर आयनिक फोर्स से कम होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट फोर्स के ऊपर आते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो डाइपोल तो हमने देख लिया, डाइपोल हमने HCl के बीच में देखा, H और Cl के बीच में। ठीक है, हमने इन दोनों के बीच में HCl के बीच में देखा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे डाइपोल है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। कहने का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल जिसके पास परमानेंट डाइपोल है लेकिन दूसरे के पास परमानेंट डाइपोल नहीं है, लेकिन जिसके पास परमानेंट डाइपोल है उसके कारण जो है दूसरे वाले मॉलिक्यूल में डाइपोल अपने आप इंड्यूस हो जाता है। जैसे फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि इंड्यूस चार्ज, तो एक चार्ज प्लेट के सामने अनचार्ज प्लेट लाते हैं तो वो भी क्या होता है, चार्ज रहता है। 8th में भी पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, तो वहाँ इंड्यूस चार्ज पढ़ाया गया था कि एक अनचार्ज बॉडी के पास अगर चार्ज बॉडी के को लाते हैं तो कुछ देर के लिए उनके अंदर भी चार्ज आ जाता है। ओके, भले वो परमानेंट ना हो, तो हम उसको इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। ओके, तो ऐसी चीज़ें हम लोग के जनरल लाइफ में भी होती हैं। उसको एग्जाम्पल को देखना होगा कि हमारे सामने क्या है और कैसे हम उसकी तरह से बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए कुछ उसी तरह हो जाते हैं उस माहौल में, फिर उसके बाद जैसे अपनी पुरानी जगह पे आते हैं क्या होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल having permanent dipole and the molecule lacking permanent dipole। एक मॉलिक्यूल जिसके पास परमानेंट डाइपोल है, एक मॉलिक्यूल जिसके पास परमानेंट डाइपोल नहीं है।
तो परमानेंट डाइपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल induce dipole in other dipole on electrically neutral molecule by deforming its electronic cloud. Okay, thus an induced dipole is developed in other molecule. Okay, तो जैसे एक मॉलिक्यूल डाइपोल वाला है, उसके पास एक मॉलिक्यूल दूसरा न्यूट्रल ले आते हैं, तो वो मॉलिक्यूल भी क्या हो जाता है, डाइपोल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिफॉर्मेशन होने लगता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शिफ्ट करने लगता है। तो जिसकी कारण जो है कि जो नॉन डाइपोल वाला रहता है वो भी पोलर हो जाता है। और सेम कंडीशन होती है यहाँ पे भी। इन दिस केस आल्सो इंट्रैक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r के पावर 6. r is the distance here between the two molecules. Okay, between two molecules. And induced dipole moment depends upon the dipole moment present in the permanent dipole. अब induced dipole moment कितना होगा ये डिपेंड करता है कि परमानेंट डाइपोल कितना है, पोलराइजेबिलिटी कितनी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल को कितने एक्सटेंट तक हम पोलराइज कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में ये पोलराइजेबिलिटी पढ़ा था। अब यहाँ देख लेते हैं, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और ये पोलर मॉलिक्यूल है। अभी ये दूर है, जैसे इसके पास लाएंगे तो ये ध्यान दीजिए यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस एरिया में वो रिपल्सन फेस करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस साइड में, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएंगे और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये निगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन हो गया। अब अगर इसी मॉलिक्यूल को उठा के यहाँ रख देंगे तो ये चार्ज गायब हो जाएगा। तो हो गया इंड्यूस, एक अनचार्ज बॉडी के अंदर चार्ज आ गया, ये इंड्यूस चार्ज हो गया और ये इसकी वजह से इंड्यूस डाइपोल बन गया। अब यहाँ पे इंड्यूस डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन हो गया। ओके, तो इन दिस केस cumulative effect of dispersion force and dipole induced dipole interaction exists. ओके, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्ड हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है जब भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हो, तो वहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था फ्लोरीन और हाइड्रोजन का, HF, ठीक है यहाँ पे। तो अब ये जो फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ये तो क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पे अगला HF मॉलिक्यूल आ जाता है, ठीक है, HF मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे भी पार्शियल डाइपोल मोमेंट होगा, नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो इनके बीच में डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, पार्शियल पॉजिटिव डाइपोल इंटरेक्शन हो गया। अब ये दो मॉलिक्यूल के बीच में तो इंटर मॉलिक्यूलर हो गया, दो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में है इंटरनली, तो उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, इस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। और
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज लिमिटेड, रिगार्डेड एज ए बीइंग लिमिटेड टू NOF, but species such as chlorine may also participate in hydrogen bonding. Energy of hydrogen bond varies between 100 to 110 kilojoule per mole. ओके, और ये बहुत सिग्निफिकेंट एनर्जी है, ठीक है। तो हमने ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पीछे ही देखा था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस्ड आर सो फार ऑल आर अट्रैक्टिव, यहाँ पे सभी अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में हमने पढ़ा। सो मॉलिक्यूल एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्स ऑन अदर, ओके। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर बॉन्ड टुगेदर, क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड between the nuclei of two molecule comes into play, okay, and magnitude of repulsion rises very rapidly as distance of separating cloud decreases. जैसे जैसे पास आते जाते हैं वैसे रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाता है, थोड़ी दूर भी बढ़ती है तो रिपल्सिव फोर्स कम होता जाता है। अब इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में थोड़ा कल भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको देखिएगा, घर में रहिए, कोरोना से दूर रहिए, बचे रहिए, पढ़ते रहिए।